नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। झारखंड दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। मोरहाबादी में जुटेंगे 50,000 से अधिक कार्यकर्ता। बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा है। रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन, मोरहाबादी में जुटेंगे 50,000 से अधिक कार्यकर्ता। बड़ी खबर बता दें आपको सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मांग लगातार सभी राज्यों में चुनाव प्रचार को लेकर बढ़ती जा रही। इसी बीच झारखंड दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के नामांकन में शामिल होंगे सीएम धामी। साथ ही रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। बता दें आपको बड़ी खबर, मोरहाबादी में जुटेंगे 50,000 से अधिक कार्यकर्ता। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का झारखंड दौरा है। बता दें आपको, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रांची में नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। और बड़ी खबर एक और बता दें आपको, शुरुआती 15 दिनों में नहीं होंगे चारधाम में वीआईपी दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया है पत्र। सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है ये पत्र। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू होगी चारधाम यात्रा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, उत्तराखंड से चारधाम यात्रा को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस बीच ये बड़ी खबर है, बड़ा निर्देश सामने आया है। 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वीआईपी दर्शनों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, शुरुआती 15 दिनों में नहीं होंगे चारधाम में वीआईपी दर्शन। बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया है पत्र और ये जानकारी दी है कि शुरुआत के 15 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी ये पत्र भेजा गया है। 10 मई को कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहां पर शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शनों की अनुमति नहीं होगी। बता दें आपको बड़ी खबर, उत्तराखंड से लगातार तैयारियां जारी हैं। प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, ये जो फैसला लिया गया है कि शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे, किस तरह से ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल नेहा, क्योंकि लगातार जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर के जो अनुमान लगाया जा रहा है, उससे अधिक लोगों ने अभी तक श्रद्धालुओं ने चारों धामों में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है, उसको देखते हुए कहीं इसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो श्रद्धालुओं को के लिए, इसलिए सभी राज्यों को मुख्य सचिव के द्वारा पत्र लिख करके वीआईपी और वीवीआईपी दर्शनों पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है कि कोई भी श्रद्धालु वीवीआईपी यदि आता है चारों धामों में अपनी जो दर्शन करने के लिए, तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं बाधित होती हैं और साथ ही उसमें जो प्रोटोकॉल को लेकर के भी दिक्कतें होती हैं। और ऐसे में मुख्य सचिव के द्वारा ये सभी राज्यों के मुख्य सचिव से आग्रह किया गया है, किसी भी वीवीआईपी को और वीआईपी को अगले 15 दिनों तक, पहले 15 दिनों तक यात्रा के लिए न भेजा जाए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त हो सके। क्योंकि अभी तक अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले 15 दिनों में ही लगभग 17,88,000 से अधिक लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है चारों धामों में। और पिछले वर्ष जब यात्रा सीजन के दौरान 54 लाख से अधिक लोगों ने, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर चारों धामों में दर्शन किए थे और इस बार ये और ज्यादा संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो 15 दिनों में जो अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं
और उसको देखते हुए जो वीवीआईपी और वीआईपी के लिए अभी 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई, ताकि यात्राएं व्यवस्थित हो सके, यात्रा व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो सके, और उसके बाद में जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करके ही श्रद्धालुओं के लिए, यानी कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया है। अब 10 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, जो तैयारियां हैं वो किस हद तक हो चुकी है, क्या कुछ बचा हुआ है अभी? हाँ बिल्कुल नेहा, क्योंकि 10 तारीख से 4 धाम की पवित्र यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, और इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी लगातार समीक्षा कर रही हैं। और इस बार जो पिछले वर्षों की में जो दिक्कतें हुई थी, जो अव्यवस्थाएं हुई थी, उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, तो इस बार व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त हो सके। हालांकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी मजबूत पिछली बार की अपेक्षा किया गया है। कई जगह नई पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हो गई हैं, और कुछ जगह स्थायी पेयजल की व्यवस्थाएं हैं या फिर स्वास्थ्य। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 17.88 लाख के पार पहुंच चुका है। बता दें आपको, कल चारधाम के लिए कुल 49,884 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। गंगोत्री के लिए 3,29,246, यमुनोत्री के लिए 2,92,193 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो वहीं बद्रीनाथ के लिए 5,33,518, हेमकुंड साहिब के लिए 31,852 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस वर्ष चारधाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर बता दें आपको, चारधाम यात्रा में पिछले साल पहुंचे थे करीब 54.82 लाख श्रद्धालु। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको सामने आ रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें आपको, लगातार श्रद्धालुओं की ओर से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। आंकड़ा 17.88 लाख के पार पहुंच चुका है। कल चारधाम के लिए कुल 49,884 रजिस्ट्रेशन हुए थे। इसी के साथ ही अगर बात करें गंगोत्री की, तो यहाँ पर 3,29,246 रजिस्ट्रेशन हुए थे। बद्रीनाथ के लिए 5,33,518, हेमकुंड साहिब के लिए भी भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। खबर पर लगातार हमारे साथ पवन दीक्षित जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल, जिस तरह से जो श्रद्धालुओं के अंदर चारों धामों में दर्शन करने के लिए जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु हैं उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर के शासन और प्रशासन अपने स्तर पर लगातार जो जरूरी जो सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, उनको बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। चाहे वो परिवहन की बेहतर व्यवस्था हो, टैक्सी की व्यवस्था हो, होटल की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालयों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इसके अतिरिक्त अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उन सभी को दुरुस्त करने के लिए लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो शासन प्रशासन का तंत्र है वो लगा हुआ है। क्योंकि अभी तक के अगर आंकड़ों की बात करें, पिछले 15 दिनों में ही जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए गए हैं उनकी वो लगभग 16 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। सभी धामों में सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं जो सिख धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी लगभग 40,000 जो श्रद्धालु हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। पिछले वर्ष अगर तुलना की जाए तो पिछले वर्ष 54,88,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए थे। इस बार ये आंकड़ा उससे भी अधिक होने की उम्मीद है। पवन, पिछले साल की अगर बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन ऐसा भी देखा गया पिछली बार जो है तमाम श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई सारी समस्याएं हुई। इस बार स्वास्थ्य से जुड़ी, चिकित्सा से जुड़ी जो भी तैयारियां हैं वो किस तरह से की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल नेहा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तमाम लोगों को दिक्कतें होती हैं और इससे सबक लेते हुए पिछले वर्षों से इस बार तमाम जगह प्रबंध किए गए हैं। जो चेक पोस्ट हैं उन पर जो हेल्थ पोस्ट जो बनाए गए हैं, जो स्थायी और स्थायी तौर पर जो हेल्थ पोस्ट बनाए गए हैं, उनमें कुछ विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी नियुक्तियां की गई हैं। इसके साथ ही तमाम मशीनों का भी वहां पर लगाई गई हैं ताकि
जो यात्री यहाँ पर पहुंचे। और दूसरा, रजिस्ट्रेशन करते समय भी उनसे जो पूर्व में जो किसी व्यक्ति को, किसी श्रद्धालु को अगर कोई बीमारी है उसका भी जिक्र उसमें करने के लिए आग्रह किया गया है। और साथ ही जब वो पर्वतीय क्षेत्र में जब वहां पहुंचेगा उसके बाद में जब श्रद्धालु तीर्थ स्थल में पहुंचेंगे तो उनको किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें न हो और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी सख्त निर्देश हैं स्वास्थ्य विभाग को कि वहां पर यात्रा व्यवस्थाएं बेहतर की जाए। जो चिकित्सकों की रूटीन में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, और फार्मासिस्ट की संख्या भी अधिक बढ़ाई गई है। वहीं स्टाफ नर्स है और अन्य टेक्नीशियन को भी वहां पर तैनात किया गया है। यात्रा रूट पे जगह जगह हेल्थ पोस्ट बनाए गए हैं और सभी संबंधित जिलों के सीएमओ को, जिलाधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य संबंधी किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो उसकी व्यवस्थाएं प्रशासन को तत्काल करनी चाहिए। और जो भी व्यवस्थाएं इसके लिए जरूरी होगा उसके लिए शासन प्रशासन हर समय तैयार है और हर जरूरी सुविधाएं यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी। एक और सवाल पवन, हेमकुंड साहिब के कई ऐसे रास्ते थे जहां पर बर्फबारी की वजह से उनको बंद बताया जा रहा था, लगातार सेना की ओर से रास्ते को खोलने का काम जारी था, वो अब किस हद तक पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल नेहा, जब तक ये चार धाम की यात्रा की शुरुआत होगी, हेमकुंड साहिब के भी दरबार जब खुलेंगे उससे पहले तक ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि शासन प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसके अनुसार वहां पर जो यात्रा रूट जो बाधित हैं उनको खोलने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जब यात्रा शुरू होगी तो यात्रा मार्ग में किसी प्रकार का अवरुद्ध न हो, इसके लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि यात्रा की शुरुआत होने से पहले सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं आज इस्कॉन संध्या की ओर से राधा बाके बिहारी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए पूजन रखा गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की है। बता दें कि मोथरोवाल स्थित दूधरी रोड पर बनाए जा रहे प्रस्तावित भव्य मंदिर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से किया जाएगा। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि भूमि पूजन अवसर पर उन्हें परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि इस्कॉन सोसाइटी द्वारा हमारे धर्म और संस्कृति को भी संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में भी इस्कॉन सोसाइटी के करीब 150 से अधिक मंदिरों की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में गणेश जोशी पहुंचे हैं जहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून से ये तस्वीरें हैं, बाके बिहारी मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। इस दौरान तमाम भक्तों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं गणेश जोशी भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस्कॉन की जो संस्थाएं हैं वो लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लगातार वो इस तरह का काम कर रही है। कार्यक्रम स्थल पर गणेश जोशी पहुंचे जहां पर उन्होंने भूमि पूजन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें आपको कि करीब 50 करोड़ की लागत से ये मंदिर बनने वाला है, जिसका भूमि पूजन हो चुका है। और यहाँ पर गणेश जोशी पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने इस्कॉन की संस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो देश और दुनिया में लगातार भारत का नाम रोशन कर रही है, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। आलोक पांडे जी, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज इस्कॉन द्वारा निर्मित होने वाले बाके बिहारी मंदिर की भूमि पूजन के अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। इस अवसर पर संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और संतों का आशीर्वाद भी मिला और इस्कॉन द्वारा हमारी धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने का जो काम किया जा रहा है उस दिशा में भी एक ये प्रयास है। तो मैंने देखा विदेशों के अंदर भी 150 से अधिक देशों में इस्कॉन द्वारा मंदिरों की स्थापना की है और आज तो प्रभु राम के मंदिर की स्थापना के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं, पूरा देश राममय है। श्री गिरी
मथुरा और काशी की भी बारी है और आज देश का नेतृत्व कर रहा है, जो हिंदुओं के हितों की रक्षा करता है, हिंदुओं के बारे में सोचता है, वही सर्व समाज के बारे में भी सोचता है। तो इस अवसर पर मैं स्कॉल के सभी जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। वहीं उत्तराखंड राजभवन देहरादून में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात समाज समिति और महाराष्ट्र समाज कल्याण समिति के सदस्यों समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान दोनों ही प्रांतों के कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की इस अनूठी पहल को आज 1 साल पूरा हो चुका है। इस अभियान से देश की एकता और अखंडता को बल मिलता है। वहीं देशवासियों को विभिन्न प्रांतों की भाषा, वेशभूषा, कला, संस्कृति और रीति रिवाज को जानने का भी मौका मिलता है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे हर एक राज्य की विशिष्ट पहचान है, हर एक राज्य की अलग भाषा है, विविधतापूर्ण कला है और संस्कृति है। ये विविधता ही भारत की एकता है। बता दें आपको, उत्तराखंड राजभवन देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कलाकारों की तमाम प्रस्तुतियों को देखा, उनकी जमकर तारीफ भी की और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। इस दौरान यहां पर तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बता दें आपको कि राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में तमाम भाषाएं हैं, तमाम संस्कृति हैं और यही भारत की एकता है, यही भारत की ताकत है। बता दें आपको कि उत्तराखंड राजभवन देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद थी। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर उन्होंने कलाकारों की तमाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखा। इसके बाद उन्होंने उनकी तारीफ भी की। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम बड़े चेहरे नजर आए। उत्तराखंड राज्य भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने पूरे देश की एकता और ताकत की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से भारत में तमाम अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, ये सब कुछ भारत की एकता है, यही भारत की ताकत है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए स्थानीय पार्टी यूकेडी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा है कि लगभग 35 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि कहीं न कहीं सड़क नहीं होती तो कहीं पर पानी नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर अपना जनप्रतिनिधि चुनने का उत्साह ही नहीं रहा है। आने वाले नगर चुनाव को देखते हुए ये अच्छे संकेत नहीं है। उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है, कठैत की ओर से ये बयान दिया गया है। चुनाव से पहले भी इस तरह की तमाम खबरें आई थी, जहां पर उत्तराखंड में कहीं पर पानी नहीं था तो कहीं पर शिक्षा की कमी की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव को देखते हुए तमाम ऐसे गांवों के लोग थे जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। और इसके साथ ही देखा गया कि उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत भी काफी कम रहा। बता दें आपको कि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो गया था, लेकिन मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। और अब इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार की ओर से जिस तरह से काम नहीं किया गया, इससे त्रस्त होकर जनता में अब वोट करने का उत्साह नहीं बचा है और इसी की वजह से लोग मतदान के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। यूकेडी कम प्रतिशत मतदान से नाराज नजर आई है, जिसको लेकर पूरन सिंह कठैत की ओर से बयान दिया गया है और कहा गया है कि जिस तरह से राज्य की जनता त्रस्त है, इसी की वजह से उनके अंदर अब वोटिंग को लेकर उत्साह नहीं बचा है और आने वाले चुनाव के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। बता दें आपको, यूकेडी कम मतदान प्रतिशत से नाराज नजर आ रही है। बिल्कुल समझने वाली बात है। देखो, पहाड़ में 35 गांवों ने करीबन जो है एक किस्म से बहिष्कार कर दिया। लोग त्रस्त हो गए हैं कि इनकी माने कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है अपने
अपना रोष एक किस्म से व्यक्त किया है कि भाई हमारे यहाँ विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो गया है पहाड़ में भी कि लोगों की जैसे चुनाव के प्रति एक वो थी ना उत्साह होता था, उत्साह बिल्कुल नहीं दिखा लोगों ने। लोग राजनीति को अब माने इतना पक गए हैं पहाड़ के लोग कि उसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। तो एक बिल्कुल उत्साह की कमी 55% मतदान हो रहा है, तो बताइए कितना उत्साह की कमी हो गई। मैंने अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों के अंदर अब उत्साह नहीं रह गया। तो ये आने वाले समय के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है, चाहे राज्य का हो। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।